Hello everybody, I hope you're doing amazing and welcome back to Cellscope. So आज हम क्या करने वाले हैं, देखो आज हम लोगों को दो टॉपिक्स कवर करने हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, सो नो नीड फॉर एनी वरी. सही है. आज हम लोग कौन से टॉपिक्स करेंगे? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक है, दूसरा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ऊपरी ऊपरी से कवर करना है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, दीज आर प्रिटी ईजी टॉपिक्स एंड जेन्युइनली इनका सवाल आ गया तो लॉटरी लग गई समझो, बिकॉज इतने बेसिक है ना. चलो देखते हैं. लेट्स कम बैक विद अ लिटिल रिविजन मतलब ओके हमने लास्ट ईयर माशाल्लाह हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात की थी एंड आई टोल्ड यू अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट ऑफ अ टॉपिक दैट वाज. हमने क्या डिस्कस किया था? इट हैपेंस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने आपको उसकी पूरी ऐसे नोट लिख के दी है और वो ऐसे नोट इज अटैच इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो. प्लीज़ लर्न दैट ऐसे नोट. सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस हिसाब से अगर पेपर में लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल, कहीं नहीं कटने वाले. सही है. चलो फिर हमने बात करनी है, लेट्स जस्ट गो ओवर द लीनिंग्स फर्स्ट. एक है हमारा देखो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन जो बीच का हिस्सा है इट इज़ द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, देन ये जो एक्सटेंशंस हैं हमने पढ़ा इनको कहते हैं क्रिस्टी, ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. दो सरप्राइज फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे. एक यहाँ पे सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम्स. यहाँ पर क्या करना है सवाल उठता है ना, बिकॉज ये दोनों तो बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर रहे हैं? अगर आपने एएस बायो में थोड़ा सा ध्यान दिया आपको याद होगी ये चीज़, बट अगर नहीं तो इट्स ओके, मैं समझा दूंगी, डोंट वरी, वो एंड में आएगा. पहली चीज़ जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्च अप करो तो पहली चीज़ नज़र आती है भाई, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल एंड इट इज़ द हब ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. क्यों भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी ज़्यादा तारीफ़ है, इतना ज़्यादा माशाल्लाह वाह वाला ऑर्गेनल है ये, तो क्यों इतना ज़्यादा तारीफ़ है इसकी एंड किस खुशी में हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, हब ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इतने बड़े बड़े टाइटल्स दिए हैं क्यों? खुद सोचो. हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के. होता है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आउट ऑफ दोज 4 आपका लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तीनों के तीनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट. उनमें से जो आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होता है वो होता है यहाँ मैट्रिक्स में, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी, राइट. अगर आपको याद होगा तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस था वो टोटल प्रोड्यूस करता था 4 एटीपी, लिंक रिएक्शन से निकलते थे 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल से निकलते थे 2 एटीपी एंड ऑक्सीडेटिव से निकलते थे 28 एटीपी नेट. तो मतलब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में यू हैव 28 फ्रॉम ऑक्सीडेटिव, 2 फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, एज्यूमिंग कि भाई आपका जो 2 एसिटाइल यूनिट्स हैं वो निकले हैं, एंड 2 फ्रॉम लिंक रिएक्शन. कितना हुआ? 28, 29, 30, 31, 32 एटीपी बन रहे हैं खाली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. एंड 4 टोटल, आई एम नॉट इवन टॉकिंग नेट, 4 टोटल एटीपी बनते हैं आपके साइटोप्लाज्म में वाया ग्लाइकोलिसिस. सही है. तो जाहिर सी बात है तो पावर इज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इट कम्स टू एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस वाज यूजिंग ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ओके ठीक है. देन बात होती है कि भाई इट इज़ रॉड शेप्ड. दिस इज़ प्रिटी ईजी, सिंपल, देखने नजर आ जाता है कि भाई रॉड शेप्ड है. डायमीटर इसका है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक. आई वुड सजेस्ट से याद कर लो. ना लिखोगे नॉट रियली अ बिग डील, बट लिख लो. ऑनेस्टली बायो में इट्स ऑल अबाउट राइटिंग एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू कैन, ऑनेस्टली, बिकॉज टाइम है तो लिख लो. टाइम है तो जितना लिख सकते हो उतना लिखो भाई. यू डोंट नो वो किस सेंटेंस से तुम्हें मार्क्स देगा, राइट. डोंट रिस्क इट, जस्ट राइट इट डाउन. देन वो बोलेगा कि भाई आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ लेस परमिएबल कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन. क्यों भाई? अगर आपको याद हो कि हम प्लांट सेल को जब भी देखते थे हम कहते थे कि ओके भाई सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ पार्शली परमिएबल. थोड़ा सा ऐसा ही थोड़ा सा रिलेशन है यहाँ पे. फिर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि भाई क्या क्या चीज़ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रही है. एंड बिकॉज ऑब्वियसली बात है इसको इतने बड़े बड़े टाइटल्स दिए हुए हैं कि भाई हब ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है. इसमें हम कोई भी केयरलेसनेस को वो नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट. हेंस द प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज देयर. देन हम दूसरी बात क्या देखेंगे? चलो ये तो खैर रट्टा मारने वाली बात है. आपको एटीपी सिंथेसिस याद होगा. हमने बात की थी कि भाई जो हमारा स्टॉक पार्टिकल होता है जिसका एक मशरूम हेड होता है, इस मशरूम हेड पे होता है हमारा एटीपी सिंथेसिस. इसकी जो डायमीटर में लेंथ है वो है 9 नैनोमीटर्स की. अगेन लिख देना पेपर में, याद नहीं हो नॉट रियली अ बिग डील, बट अगर याद हो तो लिख देना प्लीज़, बिकॉज यू डोंट नो अगेन मार्क्स किस चीज़ से मिल रहा है आपको. देन ये देखो यार, हमने कभी सोचा कि क्रिस्टी का पर्पस क्या है, क्या फ़ायदा माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में इस एक्सटेंशंस बनाने का. यार देखो हमारी जो, चलो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इन इटसेल्फ इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. हम लोगों को जिस टॉपिक को याद करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं वो चीज़ हमारे बॉडी में 2 मिली सेकेंड्स में हो जाती है.
सही है, इतनी खतरनाक तरीन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं फिर भी बॉडी को समझ नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, राइट, इतनी खतरनाक तरीन। तो अगर हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली इतना सारा काम हो जा रहा है तो ये काम को बैकअप करने के लिए एटीपी तो होना ही होना चाहिए, राइट। और इतना सारा एटीपी मैं लाऊं कहाँ से? इसीलिए अल्लाह ताला ने एक हल्का सा हमको तोहफा दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इन्होंने क्रिस्टी डाल दी हैं। क्रिस्टी की वजह से क्या होता है, आपके जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ गया। दैट बेसिकली मीन्स कि क्रिस्टी की वजह से द नंबर ऑफ ETC एंड स्टॉक पार्टिकल्स ऑन योर इनर मेम्ब्रेन हैव इंक्रीज्ड। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो यहाँ देख लो कैसे होगा। चलो ETC ये रहा, स्टॉक पार्टिकल ये रहा, देन ETC देन स्टॉक पार्टिकल, दिस इज जस्ट वन क्रिस्टी, ओके। ETC देन स्टॉक पार्टिकल देन ETC देन स्टॉक पार्टिकल, ऐसा कितने हुए? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, सिर्फ एक क्रिस्टी पे 4। हाँ, अब देखना, अब अगर चलो अज्यूम करो कि भाई तुम्हारी ये है ना मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को फिलहाल इग्नोर करो। ETC देन स्टॉक पार्टिकल देन ETC देन स्टॉक पार्टिकल देन ETC देन स्टॉक पार्टिकल ETC। मैं बहुत स्पेसेस छोड़ रही हूँ, अज्यूम कि चलो स्पेसेस नहीं भी छोड़ो, 5 तो यही बन गए बेटा, 5 तो यही बन गए, और इतना सारा एरिया 6 बन गया, चलो 6 बन गया, और इतना सारा एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया का, और हमने इतने से एरिया में खाली 4 बना दिए थे, और इतने सारे एरिया में भी 6 बन रहे हैं खाली हमारे पास। तो खुद सोचो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन क्रिस्टीज़ को ऐड करने से। टू बी फेयर उसमें मैंने स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा छोड़ी थी, बट ऑनेस्टली अगर आप स्पेसेस को बिल्कुल माइन्यूट करो ना तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके पास, राइट। एंड क्रिस्टी का होना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, राइट। एंड जस्ट इमेजिन दोज ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लाइक द लिवर, लेट्स अज्यूम सम मसल सेल्स एज वेल, बिकॉज मसल्स हमारे कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। मसल्स तो हम लिटरली इनवॉलेंटरली भी मूव कर रहे होते हैं कि हमको खुद को होश नहीं होता है कि अगर हम अपना हाथ हिला रहे हैं तो बहुत सारा टाइम सम पीपल फॉर एग्जांपल दे मूव देयर हैंड्स अ लॉट व्हेन दे टॉक, राइट, एंड इट्स समथिंग दैट दे डोंट इवन थिंक अबाउट, इट जस्ट हैपेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी आदत है, मैं बहुत करती हूँ ये, एंड उस वक्त भी आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, देर कॉन्स्टेंटली मूविंग, देर कॉन्स्टेंटली रेस्पायरिंग, राइट। एंड मसल्स बेचारे इतना सारा काम करते हैं। चलो आप लिख रहे हो उस पर भी आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आप चल रहे हो उस पर भी मसल्स काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग इन फैक्ट स्टिल योर मसल्स आर वर्किंग। इट्स अमेजिंग, द ह्यूमन बॉडी इज़ अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। तो खुद सोचो यार, मसल्स इतना काम करते हैं बेचारे, तो उनके पास भी जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि उनके पास भी इतने सारे ATP आए कि हमारा फंक्शन भी उतर है और उनको भी बेचारों को इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो। इसके लिए भी गॉड हैज़ कम अप विद अ सोल्यूशन। सो व्हाट गॉड डज इज़, उन्होंने क्या किया है भाई, हमारे पास 3 सोल्यूशंस हैं जो हमें दिए गए हैं। एक तो कि माइटोकॉन्ड्रिया का आप नंबर इंक्रीज़ कर दो सेल में, सही है, या तो ये कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको आप लंबा कर दो, मेक दम लॉन्गर। द लॉन्गर द माइटोकॉन्ड्रिया द मोर द इनर मेम्ब्रेन, द लॉन्गर द इनर मेम्ब्रेन द मोर द क्रिस्टी, राइट। एंड अगेन इसी में आपका थर्ड आंसर छुपा है, क्या? क्रिस्टी के नंबर इंक्रीज़ कर दो। जितना ज़्यादा क्रिस्टी होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज़ होगा आपका, उतना ज़्यादा ATP प्रोडक्शन होगा इवेंचुअली, सही है। Any confusions, feel free to ask in the comments. I will answer every single one of your questions. I'll try my best, I promise, okay? अच्छा, when you're talking about inner membrane, outer membrane वाली बात ना मैं बताना भूल गई, डिफ्यूजन बैरियर का जो टर्म है ना उसको लिख देना एक बार, बिकॉज इट्स अ प्रीटी इंप्रेसिव टर्म टू यूज़, ओके। चलो, अच्छा हाँ, मैंने आपके थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ी थी, अगर आपको याद हो अपना AS का, देन यू नो द आंसर टू दिस ऑलरेडी। बट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर DNA 70 राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं भाई? वो तो प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, ये प्रोकैरियोट थोड़ी नहीं, तो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक हिस्ट्री है एक्चुअली। माइटोकॉन्ड्रिया पहले ना, बिफोर इट्स एवोल्यूशन हैपेंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, माइटोकॉन्ड्रिया वाज एक्चुअली अ प्रोकैरियोट। बहुत मज़े की बात है, एक्चुअल में इट वाज अ प्रोकैरियोट। एंड देन आगे चल के जब एवोल्यूशन हुआ, देन माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइडेड कि नहीं भाई, मतलब प्रोकैरियोट वाली ज़िंदगी नहीं जी जा रही, बिकॉज प्रोकैरियोट बन के खुद खाना ढूंढो अपना, सब यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। लेट्स बिकम एन ऑर्गेनेल व्हेन एवरीथिंग विल बी सर्व टू अस। मतलब भाई मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे खाली स्टेडियम बनाना है। एवरीथिंग इज सर्व टू माइटोकॉन्ड्रिया राइट नाउ ऑन अ प्लेट। उसको हाइड्रोजन चाहिए ATP बनाने के लिए, उसको हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं, रिड्यूस NAD, रिड्यूस FAD से, उसके मज़े लगे पड़े हैं, राइट। उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको जो भी चाहिए मिल रहा है, ऑल इट हैज़ टू डू इज़ टू मेक ATP इन रिटर्न। एंड उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। बिकॉज आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे जानते हैं, हब ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स दिए उसको। एंड इट्स वेरी हैप्पी विद व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, बट बिकॉज इट वॉज अ प्रोकैरियोट मैनी ईयर्स अगो, उसके अंदर अभी भी प्रोकैरियोट के थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 of them being circular DNA and 70 ribosomes. अच्छा, do these work? They absolutely do. अगर वो काम नहीं करते तो ये होते नहीं आप पे, राइट।
लेकिन कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन क्या है, सम पीपल थिंक ये जो सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स है ना, वो पूरे सेल को फंक्शन करवाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ये जो सर्कुलर डीएनए है एंड जो 70s राइबोसोम्स है ना, ये खाली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। प्योरली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। इनका बाकी के सेल से कोई लेना देना नहीं है, सही है। बाकी के सेल से अगेन इनका बाकी सेल से कोई लेना देना नहीं है, सेल से इनका कोई लेना देना नहीं है, सही है। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बेनिफिट के लिए प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको नहीं पता कि इसके बाहर चल क्या रहा है। सेल के पास खुद का लीनियर डीएनए है जिसकी फंक्शनिंग ही ऐसी हुई है कि वो सेल को अपने इंस्ट्रक्शंस दे, सेल को अपने प्रोटीन्स दे, राइट। एंड दैट लीनियर डीएनए इज़ अरेंज्ड, आपको पता होगा अगर आपको याद हो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिनकी मदद से आपके जो लीनियर डीएनए है बहुत मेटिकुलसली अरेंज्ड है ताकि इसके जो कोड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, सही है, उनको कोई हाईजैक ना कर ले। सर्कुलर डीएनए में तो हर जगह है ना तुम्हारे कोड्स, म्यूटेशन वगैरह हो सकती है एंड एवरीथिंग। लीनियर डीएनए में ऐसे अरेंज्ड है कि भाई पूरी कोशिश की गई है कि कोई म्यूटेशन वगैरह हो नहीं, इसलिए हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, सर्कुलर डीएनए पर रिलाई नहीं कर सकते फॉर सेल इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन। देखो 11 मिनट में पहला टॉपिक हो भी गया, ये तो छोटा सा है फिर भी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, हमारे बॉडी में 3 किस्म के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं। एक होता है आपका ग्लूकोज, देन होता है लिपिड्स, देन होते हैं प्रोटीन्स, सही है। ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, ग्लूकोज देता है हम लोगों को 16 किलो जूल्स पर ग्राम्स ऑफ एनर्जी, लिपिड्स देता है 39 किलो जूल्स पर ग्राम एंड प्रोटीन्स देता है 17 किलो जूल्स पर ग्राम। अगर आप पहली नज़र से देखो तो ये लगता है कि यार लिपिड्स ही होगा फर्स्ट चॉइस, बट अगर आपको नजर आ रहा हो तो इट्स नॉट एक्चुअली द फर्स्ट चॉइस। मैंने इधर लिखा है लिपिड्स इज एक्चुअली द सेकंड चॉइस, पर आपको जो ग्लूकोज इट्स द फर्स्ट चॉइस। नोटिस करो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कम एनर्जी देता है पर ग्राम, राइट। तो सवाल पैदा होता है कि भाई वाई ग्लूकोज इज़ द फर्स्ट चॉइस। देखो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाना, इवन दो ग्लूकोज इज़ वेरी स्टेबल, आपको याद है आपको कितना मसले हुए थे बिगिनिंग में ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज इज़ वेरी स्टेबल, तो इसलिए हम लोगों को 2 फॉस्फेट्स ऐड करने पड़े उसको तोड़ने के लिए, दैट्स इट। बाकी जो आपके हैं ना लिपिड्स और प्रोटीन, उनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई द बॉडी प्रेफर्स कि ग्लूकोज को हम ईजिली तोड़ सकते हैं तो पहले इसको तोड़ दो, कोई मसला नहीं है। लिपिड्स हमारी बॉडी एक्चुअल में प्रेफर इसलिए नहीं करती है। आपने कभी नोटिस किया है अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हो आप सुस्त होकर बैठ जाओगे, आपको उठने की दिल नहीं चाहेगी, आपको हिम्मत नहीं होगी कोई काम करने की, राइट। दैट्स बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो लिपिड्स को, देखो लिपिड्स आपकी ब्रेक डाउन कर लिया, जैसे बॉडी ने लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर लिया समहाउ, इतनी सारी एनर्जी होती है तो बॉडी डज नॉट नो हाउ टू यूज़ दैट एनर्जी एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होमवर्क है, आपने पहले होमवर्क नहीं किया, इवेंचुअली डेडलाइंस आर वेरी क्लोज एंड नाउ ऑल द होमवर्क इज क्रैम्ड अप, राइट। सो नेचुरली क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कितना टाइम लग जाएगा ख़त्म होने में, आप सुस्त होकर बैठे रहोगे कितने टाइम, तो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है इंसान। फिर ये मेरे साथ बहुत होता था, सही है। सिमिलरली द बॉडी इज ऑल्सो लाइक दैट। अगर आप बॉडी को इतनी सारी एनर्जी एक साथ दे दोगे तो बॉडी कन्फ्यूजन में आ जाएगी कि भाई ये एनर्जी को मैं कहाँ डालूँ, वो एनर्जी को मैं कहाँ डालूँ, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड प्रोटीन्स को बॉडी क्यों नहीं यूज़ कर सकती फॉर रेस्पिरेशन पर्पसेस। देखो रेस्पिरेशन का मतलब है प्रोटीन्स को तोड़ना, एंड दैट्स द लास्ट थिंग दैट द बॉडी वांट्स अनलेस आई टेल यू व्हाई। देखो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ब्लड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, इसके अलावा आपका मसल्स हो गए, वो सब आपके प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन से बगैर उनका कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से, राइट। तो इसलिए बॉडी हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है। अनलेस आपने कभी सुना होगा, आई डोंट नो इफ यू हर्ड, बट जब विक्टोरियन एरा में लोग कॉर्सेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ना, तो बिकॉज ऑफ दोज कॉर्सेट्स उनके जो लंग्स के बॉटम वाले पार्ट्स थे ना वो यूज़ नहीं होते थे प्रॉपर्ली, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड इज क्योंकि बॉडी इवेंचुअली स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन द बॉटम पार्ट ऑफ द लंग्स। मसल्स आप यूज़ नहीं करोगे, ऑर्गन्स आप यूज़ नहीं करोगे तो बॉडी नेचुरली थिंक्स इट्स सेफ टू ब्रेक दैट डाउन। पीपल हु हैव बीन पैरालाइज्ड इन ऑन व्हील चेयर्स, उनके भी मसल्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इट टेक्स सम टाइम फॉर द बॉडी टू फाइनली रियलाइज कि अच्छा नहीं चलो भाई इस इंसान को इस मसले का कोई काम नहीं है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। इट हैपन्स इन केसेस ऑफ पैरालिसिस एंड केसेस जब आप उस मसल को, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बैठे रहते हैं दिन भर, दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मूव योर सेल्फ एवरी वंस इन अ व्हाइल सो दैट your brain does not get the wrong idea, right? Of course. And proteins are actually used in some cases for good. क्या पर्पज़ है वो? Okay. हमारी बॉडी में कभी कभी क्या होता है, एक्सेस प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। एंड प्रोटीन्स के अंदर होता है नाइट्रोजन। अगर आपको नहीं पता अभी सुन लो, प्रोटीन्स के अंदर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ इनक्रेडिबली टॉक्सिक माय गाय, ओके। नाइट्रोजन बॉडी के लिए जहर है, सही है। सो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन मतलब
जहर की तरह करता है, समझो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता, राइट? ओके, सो विच इज़ व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस नाइट्रोजन हो जाता है, यानी एक्सेस प्रोटीन्स हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनको फ्लश आउट कर लेती है, उनको रेस्पायर कर लेती है हमारी बॉडी। सही है, ठीक है। ओके, नाउ lipids release more ATP when respired. Explain why. Alright. तो लिपिड्स क्या है हमारे? लिपिड्स हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब दे आर प्रिटी बिग मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं लिपिड्स के अंदर। सही है, तो क्या होगा कि बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, सही, अगेन आई रिपीट, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं लिपिड्स के अंदर। तो अगर हम लिपिड्स को रेस्पायर करेंगे तो बहुत सारे NADs और FADs बनने वाले हैं, रिड्यूस NADs और FADs बनने वाले हैं, आई एम सो सॉरी। एंड ज़्यादा NADs FADs निकलेंगे, सोचोगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन होंगे, तो थिंक अबाउट इट, ज़्यादा NAD FAD होंगे, ज़्यादा आपके पास लिपिड ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा NAD FAD रिड्यूस वाले बनेंगे। एसिटाइल यूनिट्स आपके ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आपके एसिटाइल यूनिट्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा बार आपकी क्रैब साइकिल रन करेगी, जितनी ज़्यादा बार आपकी क्रैब साइकिल रन करेगी उतनी ज़्यादा रिड्यूस NADs और FADs और बनना शुरू हो जाएंगे। And the larger the number of reduced NADs and FADs, that means the more oxidative phosphorylation will occur and the more ATP produced. अगर ये 4 मार्क का आता है तो आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये ज़्यादा मार्क का पूछेगा आपसे देन यस यू डू हैव टू गिव हिम द डिटेल्स अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, दैट्स इट। सही है, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू। हैव अ गुड डे, बाय।